ध्रुव शरीफ पढ़ लें। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैंने बताई थी कि जो भी स्टॉक हमारे पास किसी भी वक्त अवेलेबल है वो कितनी कॉस्ट है। तो उसका असूल यह है कि जिस तरह वो जहां तक पहुंची है चीजें, चाहे खरीद के चाहे बन के, तो उनको बनाने पे या खरीद के लाने पे जो खर्चा है यह है कॉस्ट। आवाज पीछे आ रही है सही क्लियर उधर? नीचे वाले रूम में ठीक है बेटे? अच्छा, टम्मू उनकी बहुत ज्यादा यार, समझ कुछ नहीं आता। नीचे वाले रूम आपकी आवाज बंद कराना चाह रहा हूं मैं, आपकी बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। ये जो नीचे वाले रूम उनकी भी एडजस्ट की है। हाँ जी, उधर आवाज ठीक है, कम है, सही है। और वो नीचे जो पूछते हैं ना वो समझ नहीं आता, वो बहुत ऊंची है। हाँ, तो बिजनेस के पास किसी भी वक्त जो स्टॉक पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो कितनी कॉस्ट की है ये पढ़ लिया। अब मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसकी रीजन बताता हूं क्या है। जो इलस्ट्रेशन 1 की थी उसमें पूरे साल में 30,000, एक तो पहला साल था, दूसरा वो पहली ही दफा और इनफैक्ट एक ही दफा 30,000 मंगवाए थे, तो सारे के सारे खर्चे उन्हीं 30,000 से रिलेटेड ही थे। एक की कॉस्ट कितनी निकली थी? 27। 37 की कॉस्ट 30,000 यूनिट की कॉस्ट 27 थी। चूंकि ये पहला साल था और उस साल में ये एक ही दफा खरीदे गए थे, तो जो 2800 यूनिट साल के एंड पे बचे हुए थे वो भी इन्हीं में से थे या कोई और थे? वो इन्हीं में से थे, तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट भी क्या थी? यही 27 ही थी। प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी अगर ये पहला साल ना होता या फिर इस साल में एक से ज्यादा दफा यूनिट खरीदे होते। हो सकता है कि कुछ अरसे बाद 20,000 यूनिट फिर से इंपोर्ट किए होते और वो भी 27 ही कॉस्ट करते लाजमी नहीं, प्राइस चेंज हो गई होती, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा चेंज हो गया होता, हो सकता है कि वो 29 कॉस्ट किए होते। फिर कुछ अरसे बाद फिर 15,000 यूनिट खरीदे होते, हो सकता है वो 33 कॉस्ट किए होते। अब जब साल के एंड पे 2800 यूनिट बच गए, तैमूर चला गया किधर? ये मुझे लग रहा है आवाज मिसिंग हो रही है। साल के एंड पे जो 2800 यूनिट्स बच गए, तो अच्छा, बिजनेस को अकाउंटेंट ही चला रहा होता है, वही दरवाजा खोलता है, वही कस्टमर्स को बिठा के चाय पिलाता है, अकाउंटेंट ही सफाई, वही सब कुछ कर रहा होता है। मुख्तलिफ फंक्शन है, तो अकाउंटेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सारा डाटा रिकॉर्ड करना। सेल्स करने वाले लोगों को नहीं कोई लेजर से कंसर्न होता, परचेज करने वालों को नहीं पता डेबिट क्रेडिट क्या होता। तो बिजनेस के सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो बिजनेस के टॉप मैनेजमेंट को यह पता होना चाहिए पूरे साल में हर वक्त कि जो चीजें स्टोर, कहीं ना मिसिंग है आवाज में, पूरे साल में जिस भी वक्त जो भी चीजें स्टोर में है, ये बिजनेस के ओनर को पता होना चाहिए कॉस्ट कितनी है, या साल के एंड पे अकाउंटेंट को ही पता चलना चाहिए कॉस्ट क्या है, हर वक्त पता होना चाहिए। तो उस हर वक्त पता होने के लिए ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैंने बता दी। साल के एंड पे अकाउंटेंट ने बैलेंस शीट बनानी है, तो अब उसको बैलेंस शीट में 2800 क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स लिखने हैं। इनकी वैल्यू क्या रखनी है? वैल्यू कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर। तो इन 2800 की कॉस्ट कितनी है? ये इनमें से है, इनमें से है, इनमें से पता नहीं किसमें से है। तो अब ये मसला है, इसलिए मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अलग बताया था और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अब मैं एक अलग चीज बता रहा हूं। अच्छा, अगर तो ऐसा है कि ये लाल वाली शेयर्स थी, ये काली वाली शेयर्स थी, ये नीली वाली शेयर्स हैं, और ये एंड पे बची ही सारी लाल वाली शेयर्स हैं, तो फिर ये 27 वाली है, यानी अलग से पता चल रहा है। लेकिन अगर सारे के सारे एक जैसे यूनिट्स हैं, बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं, तो ये 2800 इनमें से कौन से हैं? नहीं पता चलेगा ना, कोई भी हो सकते हैं। इस मसले का हल पढ़ाने लगा। अब ठीक चल रहा है यार। तो अगर तो जो स्टॉक में पड़ी हुई आइटम्स हैं वो सब बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग अलग, बिल्कुल पता चल सकता है कि कौन सी आइटम कब खरीदी थी। जैसे यूज्ड मोबाइल का बिजनेस है, तो उस शॉपकीपर के पास जितने मोबाइल पड़े होंगे सब एक जैसे होंगे? बिल्कुल सारे मुख्तलिफ होंगे। तो उसको क्या यह पता नहीं होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअली कितने का खरीदा था? क्यों पता होना चाहिए? पता होगा तो उसी हिसाब से सेल करेगा। तो अगर सारी की सारी आइटम्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो ये तो सवाल ही कोई नहीं हुआ। अगर डिफरेंट आइटम्स हैं और अगर सिमिलर आइटम, सिमिलर 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 सिमिलर, पता नहीं कहीं मिसिंग होती है। अगर डिफरेंट आइटम्स हैं, और डिफरेंट से मेरी मुराद है कि सब डिफरेंट हैं, तो फिर हर एक की कॉस्ट बिल्कुल पता होगी बिजनेस को अलग अलग।
चूंकि सारी आइटम डिफरेंट हैं इसलिए हर आइटम की पता होगी कॉस्ट, बिल्कुल पता होगी बिजनेस को। तो फिर ऐसी सूरत में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे जाने हम हैं? जब पता है हर आइटम की अलग अलग कॉस्ट, तो फिर जो हर आइटम की अलग अलग कॉस्ट है वही बचे हुए यूनिट की कॉस्ट होगी। क्या जी? नजर में आ रहा कि पढ़ा नहीं जा रहा, यानी राइटिंग गंदी है ये कह रहे हो या नजर नहीं आ रहा? डॉक्टर को चेक कराया था? बोलता हूँ बेकार मजाक कर रहा था, बोलता हूँ। मैंने लिखा हुआ है ये ऐसे एक एरो सा बनाया, सिंस ऑल आइटम्स आर डिफरेंट देयरफॉर, ये ऑफ कौन मिटा गया? कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज स्पेसिफिकली नोन, एक ये बात लिखी है। फिर उसके बाद मैंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पे कैसे पता चलेगी? तो जब हर आइटम की कॉस्ट पता है तो जितनी चीजें क्लोजिंग स्टॉक में हैं उनकी कॉस्ट ही उन्हीं की कॉस्ट है। जब पता ही है कि कौन सी आइटम की क्या कॉस्ट है तो फिर ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई चीज ही नहीं है जो आगे पढ़ाने लगा। मसला है यहां कि ये 2800 बिल्कुल एक जैसे हैं। अब ये नहीं पता चल रहे कि ये वो इनमें से हैं कि इनमें से हैं कि इनमें से हैं या मिक्स हैं, ये नहीं पता चल रहा। तो इसके पता चलाने के लिए कोई डीएनए टेस्ट तो हो नहीं सकता, तो इसके पता चलाने के लिए फिर कोई ना कोई बुजुर्गों का बनाया हुआ मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो इस मसले का हल, बल्कि पहले मसला ये है कि सिंस ऑल मैंने लिखा है सिंस ऑल आइटम्स आर सिमिलर देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इन स्टॉक इज नॉट स्पेसिफिकली नोन ड्यू टू different purchases, production during the year at different rates. मैंने लिखा हुआ है since all items are similar therefore cost of each item in stock is not specifically known since all items are similar therefore cost of each item in stock is not specifically known। क्यों नहीं? due to different purchases या productions during the year at different rates, क्योंकि during the year different rates के ऊपर खरीदते रहे हैं, तो जो साल के एंड पे पड़े हुए रह गए पता नहीं कौन से वाले। अच्छा यहां एक बात मैं आपकी कॉमन सेंस पे अज्यूम कर रहा हूं, इससे मेरी मुराद ये नहीं है कि बिजनेस एक ही प्रोडक्ट बेचता है, 10 प्रोडक्ट भी बेच सकता है। मैं फॉर अ प्रोडक्ट कह रहा हूं, यानी अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट एक ही बात कर रहा हूं तो प्रोडक्ट एक आइटम्स की बात हो रही, वो देखने में सब एक जैसे हैं। ये नहीं कह रहा कि बिजनेस एक ही चीज बेचता है, 10 प्रोडक्ट बेचता है तो उस एक प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स हैं वो एक जैसे दिखते हैं, ये उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो फिर इस मसले का कोई हल होना चाहिए। तो इस मसले का हल ये है कि बुजुर्गों ने कुछ आपस में मशवरे करके कुछ फार्मूले बना दिए हैं कौम के लिए, हम वो फार्मूले पढ़ लेते हैं। तो इस मसले का हल ये है कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिर कैलकुलेट किया जाएगा कोई एप्रोप्रिएट मेथड लगाना पड़ेगा, यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कॉस्टिंग मेथड। कोई ना कोई कॉस्टिंग मेथड लगाया जा रहा होगा, जो होते हैं काफी सारे, लेकिन उनमें से जो आप लोगों के लेवल पे पढ़ाए जाते हैं वो दो हैं। इसी में आगे लिख रहा हूं, यहीं से आगे चल रहा हूं। मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज कैलकुलेटेड यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कॉस्टिंग मेथड। अब इसी से मैं आगे चल रहा हूं, इसी से नीचे चल रहा हूं। ये मेथड्स हैं आप लोगों को जो पढ़ाए जाते हैं दो, एक होता है फाइफो और एक होता है एफको। और इस एफको भी कह सकते हैं और वेटेड एवरेज भी कह सकते हैं। ये दो मेथड्स हैं। और एक और भी है जो इंतहाई गैर अखलाकी हरकत थी, इस दफा पेपर में सिर्फ का नाम आ गया था, वो चूंकि आ गया तो मैं आपको उसका नाम जिक्र जरूर कर दूंगा, अदरवाइज वो आपके स्कोप की चीज नहीं है। लाइफो एक है, वो इस दफा पेपर में उन्होंने जुमला लिख दिया था, ये पढ़ा मैं इंट्रो में, लाइफो कैलकुलेशन भी पढ़ी हुई है कोई? नहीं, नाम क्या, किस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी बुरा भला कह रहा था, वो इसका मतलब कि इंट्रो में। अच्छा ठीक है।
तो अब से ऑनवर्ड ना ये हमारी डिस्कशन नहीं है, इसमें तो बात करने की कोई है ही नहीं, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अब से ऑनवर्ड हमारी डिस्कशन यही चलने लगी है कि फाइफो और एफको की कैलकुलेशन कैसे होती है। यहां पर कुछ नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं पढ़ देता हूं, फिर मैं आगे इनकी कैलकुलेशन में चलता हूं। जी क्या जी, वेटेड एवरेज है ना या एवरेज, तो एवरेज कॉस्ट ठीक है, नोटेड। अच्छा मैं आपको फाइफो और एफ को पढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले ना दो चीजें और बता दूं, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना पड़ेगा। इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, उन रिकॉर्ड्स को किस तरह से मेंटेन करना है, इसके लिए ना दो सिस्टम चल रहे हैं। एक कहलाता है पीरियोडिक और एक होता है परपेचुअल। पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम, इन दोनों में फर्क एक दो मिसालों से बताता हूं। अगर कभी किसी मेडिकल स्टोर में जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो वो छोटा स्टोर गली महल्ले का, वहां से कोई मेडिसिन पूछेंगे तो उस दुकानदार को कैसे पता कि मेडिसिन मेरे पास है कि नहीं है? छोटी सी दुकान है, याद होगा, और अगर याद नहीं आ रहा तो फिर उठ के जाके रैक्स में देखेगा, यानी फिजिकली उसको देखना पड़ेगा कितनी है, डब्बी खोल के उसमें टैबलेट्स गिन के देखना पड़ेगा। तो उसको फिजिकली जाके चेक करना पड़ेगा कि कितनी पड़ी हुई हैं भी कि नहीं। और अगर उससे बेहतर बड़ा स्टोर है तो उससे मेडिसिन मांगेंगे, तो वो सुस्त इंसान वहीं खड़ा खड़ा कंप्यूटर पे चेक करेगा और वहीं से देख के बता सकता है कि है तो कितनी है। ये कैसे पता चला इसको? क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर में, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, क्योंकि उसने जो भी ट्रांजैक्शन सारी मेडिसिन की वो साथ साथ अपडेट करता रहा। एक चले और बैंक की मिसाल देता हूं। आप जो जो यहाँ बच्चे रहते हैं लाहौर में हॉस्टल में, घर वालों ने पैसे भेजे और वो आपने एटीएम से जाके पैसे निकाल लिए। तो अब पैसे आए थे 15,000, तो आपने एटीएम से 15,000 निकाल लिए। तो अब वो था संडे का दिन, तो पीछे तो कोई अकाउंटेंट है ही नहीं, तो अकाउंटेंट को तो भी पता ही नहीं चला कि 15,000 निकले हुए हैं, तो चुपके से दोबारा से निकाल लें हैं। वो तो अकाउंटेंट कल आएगा, फिर एंट्री करेगा, फिर पता चलेगा कि पैसे अकाउंट में है, तो निकलेंगे दोबारा। तो वो है, तो वो जो सिस्टम आपस में सारी ब्रांचेस को कनेक्ट किए हुए हैं, फौरन के फौरन 15,000 विड्रॉल की एंट्री सिस्टम में आ जाएगी। तो अगर तो इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस होते ही रिकॉर्ड्स अपडेट होते जाएंगे, तो उस अकाउंटिंग सिस्टम को कहेंगे परपेचुअल सिस्टम। जो सारी की सारी इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस हैं, अच्छा इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन से मेरी मुराद इन्वेंट्री है जो स्टोर में चीजें पड़ी हुई हैं, तो इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं कह रहा हूं, खरीदना परचेज सेल करने की बात हो रही है। तो जितनी भी इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी फौरन रिकॉर्ड हो जाती हैं, टाइमली रिकॉर्ड हो जाती हैं। चूंकि सारी की सारी टाइमली रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो इसलिए अगर ये किसी भी वक्त जानना हो, बल्कि चलो साल के एंड पे जानना हो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, तो फिजिकल गिनना पड़ेगा जाके, नहीं सिस्टम के अंदर सब रिकॉर्डेड है। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक अकाउंटिंग सिस्टम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सॉफ्टवेयर पूछ रहे हैं, किधर है, कौन है सॉफ्टवेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है? आप पूछ रहे हैं इसकी प्रोग्रामिंग ये करते हैं या? बहुत पता चलेगा जिंदगी में आगे भी, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं इसमें, प्रोग्रामर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, अकाउंटेंट्स भी होते हैं, बहुत टीम होती है पूरी। सीए फर्म में जाओगे तो ये पता चल जाएगी बात, वहां जाकर को रखेगा तो। अब
आर्टिकल शुरू करेंगे ना तो फिर टीम होती है, हमारा टीम ऑफ प्रोफेशनल होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर पता चलेगा, जो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स हैं उनमें सीडी बैलेंस से पता चल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्योंकि इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स अपडेटेड हैं। तो जो भी उन रिकॉर्ड में सीडी बैलेंस आ रहा होगा तो पता होगा यही क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में मसला यह है कि इसमें ट्रांजैक्शंस को साथ साथ रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा होता। इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स में ट्रांजैक्शंस को नहीं कर रहे होते अपडेट। अच्छा, अकाउंटिंग एंट्री भी मैंने आपको इस चैप्टर में आगे बतानी है। सीमैक के पेपर में ये चल रहा होता है और एफएआर 1 में ये होता है। अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, डेबिट क्रेडिट की। तो चूंकि इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन साथ साथ अपडेटेड नहीं हो रही, तो साल के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक तो बहरहाल जानना है, तो कैसे पता चलेगा? फिजिकल काउंट करना पड़ेगा। तो इस सूरत में क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल काउंट से पता चलता है। फिजिकल स्टॉक काउंट करना पड़ता है, इसको फिजिकल स्टॉक टेक भी कहते हैं। और ये आप आर्टिकल में जाएंगे तो बड़ी मजे की असाइनमेंट होती है ये। तो फिजिकल स्टॉक काउंट करना पड़ता है तो पता चलेगा। आर्टिकल के ना इंटरेस्टिंग कामों में से ये स्टॉक टेक की असाइनमेंट होती है। क्या हुआ? दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे दोबारा अपने। अगर किस बात का क्या प्रोसीजर होता है? नहीं, आप इसको किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि पीरियोडिक सिस्टम में क्या होगा? देखो, पीरियोडिक सिस्टम में हम ट्रांजैक्शंस को अपडेट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पड़ा रहता, पड़े पड़े खराब होता रहता है। जिन्होंने भी चीजें खरीद के लानी है, जिन्होंने ये तो अकाउंटेंट की टेंशन है ना, ये तो अकाउंटेंट के मसले हैं। तो वो जो स्टोर में स्टाफ चीजें संभाल के रखता होगा, वो तो सब ध्यान से ही काम करते होंगे, वो थोड़ी चीजें खराब होने देते होंगे। अब चाहे चीजें खराब होने वाली है नहीं है, हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि अकाउंटेंट के पास इन्वेंट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का अपडेटेड रिकॉर्ड मौजूद है या अपडेटेड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यहां तो सिर्फ इतनी बात हो रही है, यहां पर ये तो बात ही नहीं हो रही कि वो खराब होने वाली चीजें हैं या खराब होने वाली नहीं है। इससे तो ताल्लुक नहीं है इस बात का। पता नहीं पूछा क्या था, मैंने जवाब क्या दिया? फिर पूछ लो। अच्छा, नहीं, अगर एक बिजनेस के पास पेरिशेबल सारी, अब जैसे मैंने स्टॉक, मेरे आर्टिकल में असाइनमेंट थी, आइसक्रीम बेचते थे, मैंने फ्रीजर के अंदर घुस के आइसक्रीम भी गिनी हुई है, तो वो खराब होने वाली हैं, तो क्या स्टॉक नहीं है? क्या वो है? हाँ, देखें, स्टॉक में पड़ी हुई खराब चीजें बिल्कुल हो सकती हैं, तो वो जब इसकी ट्रांजैक्शन में कैलकुलेशन में आएंगे तो खराब चीजें भी आएंगे, ऑब्सोलीट आइटम्स भी होती हैं। अच्छा, अब ना मैं आपको ये फाइफो और वेटेड एवरेज इसकी पहले, क्योंकि आपने सारे पढ़े हुए हैं, तो इसलिए इसका बस रिवीजन के लिए मैं पहले सादा सवाल कराऊंगा, फिर उसमें रिटर्न्स वगैरह भी डाल दूंगा। और एक सवाल से ना मैं आपको ये फाइफो, पीरियोडिक सिस्टम हो तो क्या, परपेचुअल हो तो क्या, और वेटेड एवरेज, पीरियोडिक हो तो क्या, परपेचुअल हो तो क्या, तो ये बेसिक सवाल से चारों चीजें कराता हूं, फिर सवाल में और एडवांस चीजें भी डाल लेंगे। तो सवाल लिखें। अच्छा, ये ना प्रैक्टिस को ना मैं आपकी आसानी के लिए तोड़ूंगा, तो पहले अभी इस वक्त जो मैं आपको प्रैक्टिस कराने लगा हूं, इसकी चले हेडिंग दे लेते हैं। हम पहले ना ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, ताकि ना उसी कॉन्टेक्स्ट में ही चीजें हम सीख रहे हो। तो पहले मैं आपको ट्रेडिंग बिजनेस को ही सामने रखते हुए प्रैक्टिस कराने लगा हूं, फिर रॉ मटेरियल अलग से बताऊंगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग की फिनिश गुड्स अलग से बताऊंगा। तो पहले हम ये फाइफो एफ को ट्रेडिंग बिजनेस के हिसाब से सीख लेते हैं। Following information relates to a trading business.
following information relates to a trading business for the month of July. For the month of July. सबसे पहली चीज है 1 जुलाई पे स्टॉक, यानी जो 1 जुलाई वाले दिन मौजूद है, और वो है 200 यूनिट्स 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 रुपीज। अब आगे मैं बताने लगा हूं परचेजेस बताने लगा हूं जी। कुरास की बात पूछ रहे हो तो ऊंचा बोलना यार, समझ ही कुछ नहीं आ रहा, क्या पूछ रहे हो? शायर क्या कहना चाह रहे हैं? रिपीट कर दें, ये कहना चाह रहे हो? अच्छा, शुरू से। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ ट्रेडिंग बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। और उस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में सबसे पहले बताया है 1 जुलाई का स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक हो गया 200 यूनिट्स, और उनका रेट है यानी कॉस्ट है उनकी 50 पर यूनिट। फिर बता रहा हूं परचेजेस में पहली बताई थी मैंने 4 जुलाई को 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, अच्छा तो पुराने लोग भी बैठे हैं, नहीं भाई, एट द रेट ऑफ 57, चलो 57। फिर उसके बाद परचेज की है 57 है, 57 ही का है ना, हाँ 57। फिर उसके बाद परचेज की है 9 जुलाई को, 9 जुलाई, हाँ कितने लिखा यूनिट्स? 420 यूनिट्स, 420 यूनिट्स, और ये है 60 के, 60 रुपए रेट है इनका, 60। फिर परचेज है 29 जुलाई को, 29 जुलाई 29 जुलाई को 175 यूनिट्स, 175, और इनका रेट है 62, 62। चलें, परचेजेस यही हैं। इसके बाद सेल्स लिखें, इसके बाद जुलाई की सेल्स बता रहा हूं। परचेजेस का डाटा रिपीट कर रहा हूं, अगर मिस हो गया है कोई तो। पहले मैंने बताई है 4 जुलाई 600 यूनिट्स 57 के। फिर मैंने बताई है 9 जुलाई 420 यूनिट्स 60 के। फिर मैंने बताया है 29 जुलाई 175 यूनिट्स 62 के। अब बता रहा हूं सेल्स। 7 जुलाई को 7 जुलाई को 360 360 यूनिट्स। 16 जुलाई को 16 जुलाई 450 यूनिट्स 450, 450 यूनिट्स। और 24 जुलाई को 24 जुलाई को 200 यूनिट्स 200 यूनिट्स। मुझसे रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायर्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड है, यूजिंग। अच्छा, अब यूजिंग के बाद 4 पार्ट्स हैं। पार्ट ए FIFO पीरियोडिक, पार्ट बी वेटेड एवरेज पीरियोडिक, पार्ट सी है जी। एक मैंने बताया FIFO पीरियोडिक, एक बताया वेटेड एवरेज पीरियोडिक, तीसरा है FIFO परपेचुअल, और चौथा है वेटेड एवरेज परपेचुअल। मैं करता हूं सॉल्व।
FIFO पीरियोडिक। अच्छा देखिए जो कॉस्टिंग के मेथड्स हैं ना, जिस तरह बल्कि हाँ डेफिनेशन तो पड़ी हुई है सबने, जिस तरह स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो ये कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं। तो ऐसे ही FIFO, वेटेड एवरेज, ये रेट कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं। ये पीरियोडिक और परपेचुअल कैलकुलेशन के मेथड नहीं है, ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के तरीके हैं। और पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम से ये फर्क पड़ेगा कि रेट कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। इस सूरत में इंफॉर्मेशन टूटी फूटी अवेलेबल हुआ करेगी, तो इसलिए रेट कैलकुलेशन किस मेथड से, FIFO या वेटेड एवरेज, उस टूटी फूटी इंफॉर्मेशन से काम चलाना पड़ेगा। और अगर ये वाला अकाउंटिंग सिस्टम है तो मेथड वही है, FIFO वेटेड एवरेज, ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी तो ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन से काम चलाना पड़ेगा। तो ये कोई कॉस्टिंग के मेथड नहीं है। मेथड कॉस्टिंग के कौन से हैं, FIFO और FCO। इंफॉर्मेशन कितनी डिटेल्ड अवेलेबल है ये इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो FIFO मेथड हो और बिजनेस पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा था, ये बताने लगा। FIFO से क्या बनता है जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो FIFO मेथड ऑफ कॉस्टिंग ये है कि फिजिकली तो हमें नहीं पता चलता कि कौन से पुराने कौन से नए, सब एक जैसे हैं। यार इधर कुछ आया है, इधर है कुछ है माइक भी, पहले भी आप ही थे जो कहते 2 नंबर है, ये माइक भी 2 नंबर है। अच्छा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, चूंकि फिजिकली जो स्टॉक में पड़ी हुई चीजें वो सारी एक जैसी हैं, तो इस मेथड को बनाने वाले ये कहते हैं कि भाई समझो कि पुरानी वाली बिक गई, फर्स्ट इन, पहले वो बिकी, जो पहले खरीदे थे पहले वही आउट हुए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फिर बचे हुए कौन से होंगे, जो आखिर में खरीदे थे। तो FIFO के मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्लोजिंग स्टॉक फिर होता है मोस्ट रीसेंट परचेजेस में से। ये FIFO का कहना है कि जो सबसे आखिर में खरीदी गई चीजें थी उन्हीं में से बची हुई होंगी स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक में फिर जो आइटम्स हैं वो वही होंगी जो रीसेंट खरीदी थी। अच्छा अभी ना मैंने शुरू की है कॉस्ट, और इसने आगे बहुत मुश्किल होते जाना है, बहुत ही मुश्किल होते जाना है, आखिर ही मुश्किल हो जाएगा। अगर मतलब आपने अगर कोई रास्ता फासला तय करना है और मैंने आपको हाथ पकड़ के साथ लेके जाना है, तो अगर रास्ता बहुत लंबा है तो ठीक है, मैं हूं हाथ पकड़ के लेके जा रहा हूं, लेकिन अगर आप भी वहीं सुस्ती हो गए, वहीं गिर जाएंगे, वहीं लीचड़ी हो जाएंगे कि सर घसीट के ले जाना है, तो फिर नहीं पहुंच सकेंगे हम। तो इसलिए आप भी ना चुन्ने काके बन के मत बैठना, आप भी जरा थोड़े से कोशिश, अगर मैं कहूं कि टोटल परचेजेस कैलकुलेट कर दें, चलो अभी इसी सवाल में टोटल परचेजेस कैलकुलेट करें। टोटल परचेजेस की अमाउंट, टोटल परचेजेस की अमाउंट, टोटल परचेजेस की अमाउंट कितनी, 70250, 70250। ये सबने कैलकुलेट कर लिया या सर कौन सी टोटल परचेजेस, सर आज तो आपने हमें सिखाया नहीं कभी आज तक, टोटल परचेजेस हो गई कैलकुलेट, चलें ठीक है देखते हैं। तो FIFO के मुताबिक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी जो पहले खरीदे हैं फिर यकीनन वही पहले बेचे होंगे, इसलिए जो बचे हुए हैं वो नए वालों में से ही बचे हुए होंगे। तो अब फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ढूंढेंगे कि जितने यूनिट्स बचे हुए हैं, कितने यूनिट्स बचे हुए हैं, ये कैसे पता, पीरियोडिक सिस्टम, असल में कैसे पता चलेगा, फिजिकल काउंट करना पड़ेगा ना। तो अब आप तो नहीं फिजिकल काउंट कर रहे, तो अब आपने सवाल में जो इंफॉर्मेशन है उसी से जोड़ तोड़ करके देखना है। जैसे साल के नहीं, महीने के शुरू में कितने यूनिट्स पहले पड़े हुए थे, 200, मजीद कितने खरीदे, सारे टोटल मिला लें 1195, और सारे मिला लें तो बेच कितने दिए, 10। अब ये देखिए मैं सिंपल हिसाब किताब कर रहा हूं, कोई रट्टे वाला फार्मूला नहीं बता रहा। महीने के शुरू में इतने पहले से स्टोर में पड़े थे, इतने और खरीदे, इतने बिक गए, तो बाकी कितने रह गए होंगे, क्या प्लस क्या माइनस, दिस प्लस दिस माइनस दिस, 380, इतने रह गए होंगे, इतने पहले थे, इतने और आए, इतने बिक गए, तो बाकी बच गए होंगे।
अब अगर इसको फार्मूले की शक्ल देखनी है तो चले देख लें कि ओपनिंग में परचेज के यूनिट्स ऐड किए, सेल के लेस किए तो क्लोजिंग के यूनिट्स आ गए। वरना ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इतने पहले थे, इतने और आए, इतने बिक गए, तो बाकी इतने बच गए होंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक में 385 बचे हुए हैं। अच्छा, आपके पास डाटा लिखा हुआ है, मैं ना अपने लिए यहां लिख रहा हूं। ओपनिंग में कितने यूनिट थे? 200। कितने वाले? और परचेजेस में क्या हुआ था? 600 थे। 57 वाले, 62, बस ना? ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 385 यूनिट्स, फाइफो मेथड ये है कि पुराने वाले पहले बिक गए तो बचे हुए किन में से होंगे? जो आखिर में खरीदे थे। तो अब हमारे पास ये तरतीब है, तो ये किस में से होंगे? ये भी सारे के सारे बचे हुए होंगे, और बाकी कितने होंगे? बाकी वो फिर इनमें से होंगे। और अगर बचे होते कोई 700 प्लस, तो ये भी होते, ये भी होते, और बाकी इसमें से होते। और अगर कोई 1000 बचे होते तो ये भी होते, ये भी होते, ये भी होते, फिर इनमें से होते। तो आखिरी वालों में से बचे हुए होंगे। तो ये जो 385 यूनिट्स हैं, इनमें से 175 तो होंगे 62 वाले, और 210 होंगे 60 वाले। तो इनकी टोटल अमाउंट हम निकाल लें, दिस इनटू दिस 10,850, और दिस इनटू दिस 6,023। ये फाइफो के तहत ये क्लोजिंग स्टॉक निकल आया। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओके। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है कि जो बेचा वो हमें कितना कॉस्ट किया था। दो तरीकों से कैलकुलेट करके देता हूं। कितने यूनिट्स बेचे? 10, सारी सेल्स को मिला लिया। तो अगर हमने फाइफो के तहत ये डिटरमिन किया है कि ये अभी क्लोजिंग है और इनमें से 210 अभी क्लोजिंग है, तो बाकी किधर गए? क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी बेच दिए होंगे, ये भी बेच दिए होंगे, इनमें से भी 210 बेच दिए होंगे। तो अगर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जानना था तो इनकी कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जाननी है तो हरे वालों की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, ये भी बिक गए, $200 ओपनिंग वाले भी गए जो कि 50 वाले थे, फिर जो 600 खरीदे ये भी बिक गए, और अगले 420 में से 210 बिक गए। थ्री फोर 1 2 6 5 6 8 टोटल यूनिट्स, ये 10 कैसे निकला? जो मैंने सेल्स बताई थी उन सबको ऐड किया है, और फाइफो मेथड के तहत देखें, ये मैंने पहले जो नीले वाले तरतीब से लिखे हैं, ये समझ आया मैंने क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक लिखे हैं, और जो 3 खरीदे थे तरतीब से लिखे हैं। फाइफो है तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, एक तो वो ये होंगे, इनमें से 210 होंगे, ये 385 बन गए, ये बचे हुए हैं, बाकी किधर हैं? बिक गए। तो ये भी बिक गए, ये भी बिक गए, और इसमें से 210 बिक गए। तो अगर जो बिक गए उनके कॉस्ट ले लें तो वो कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। अच्छा, अभी मैंने ना चूंकि इसमें कहीं आपको रिटर्न वगैरह नहीं डाल के दी, तो अभी मैं आपको कंप्रिहेंसिव फार्मूला नहीं बना के दे रहा।
अभी बस कच्चा कच्चा से बना के दे रहा हूं इसी के ऊपर बेस करते हुए। ये जो मैंने यहां आपको बस एक कॉन्सेप्चुअल चीज बताई थी कि इतने पहले थे, इतने और आए, इतने बिक गए, तो बाकी बचे रह गए, इसी को मैं थोड़ा सा ना रीअरेंज करता हूं। सिर्फ एम कॉन्सेप्चुअल रिलेशन बता रहा हूं। इतने यूनिट्स पहले थे, इतने यूनिट्स और आए, इतने यूनिट्स बचे रह गए, इतने यूनिट्स पहले थे, इतने यूनिट्स और आए, इतने यूनिट्स बचे रह गए, तो बाकी कितना? ये क्या चीज आ गई? सेल इतने रुपए के यूनिट्स। क्यों? क्योंकि हम बात ही यूनिट्स की कर रहे हैं। इतने यूनिट्स पहले थे, इतने यूनिट्स और खरीदे, इतने यूनिट्स बचे रह गए, तो इतने यूनिट्स बिक गए। अब मैं इसी बात को ना यूनिट से बदल देता हूं कॉस्ट। इतनी कॉस्ट के यूनिट्स पहले पड़े हुए थे, इतनी कॉस्ट जो कि आपने कैलकुलेट की थी 70, इतनी कॉस्ट के यूनिट्स पहले पड़े हुए थे, इतनी कॉस्ट के और खरीदे। ये कैसे निकला? परचेजेस ली हैं बस। इतनी कॉस्ट के पहले पड़े थे, इतनी कॉस्ट के और खरीदे, इतनी कॉस्ट के बचे रह गए, तो इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हुई? इतनी कॉस्ट के यूनिट सेल हो गए, इतने यूनिट्स पहले पड़े थे, इतने यूनिट्स और खरीदे, इतने यूनिट्स बचे रह गए, तो इतने यूनिट्स बिक गए। तो अब मैंने यूनिट्स को रुपीस से बदल दिया। इतनी कॉस्ट का स्टॉक पहले पड़ा था, इतनी कॉस्ट के और खरीद लिए, इतनी कॉस्ट के क्लोजिंग बचे रह गए, तो जो सेल हुए ये उनकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे भी कैलकुलेट हो सकती है, और इस सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि महीने के शुरू में जो ओपनिंग स्टॉक था उसकी कॉस्ट थी 10,000, जो पूरे महीने में टोटल परचेजेस की 70250, और जो साल महीने के एंड पे स्टॉक बच गया अगर वो माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी। ये हो गया FIFO पीरियोडिक। अमरीन किधर है? उसने कहा था आने को, तो बताएं आने नहीं आना, कंफर्म तो करें। मुझे बताओ तो सही ना बेटे, नहीं आना तो मैं तो अपनी पढ़ाने को एडजस्ट किया हूं। तो बस उसको वो घर रहे, मैं तो छोड़ने लगा क्लास। हाँ जी, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इनमें कोई परेशानी तकलीफ? एफ को पीरियोडिक। चलिए 2-4 मिनट में समझा ही दूंगा। चल ठीक है, जाए।